सुनो भाई, बच्चों सुनो। अब हम समझेंगे कि भारत के अंदर ना राष्ट्रवाद कैसे पनपा। समझ में आया बात या कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद कैसे जन्म लिया, और आराम आराम से समझा जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझाए जाएंगे, मस्त मस्त कहानी। परेशान तुम कभी नहीं होने के। समझ में आया बात या पिछले वाले चैप्टर से ज्यादा मजा आने वाला है और समझ में भी ज्यादा आने वाला है। ये खास बात है क्योंकि हमारे भारत के अंदर राष्ट्रवाद की बात है और तुम भारत के रहने वाले और भारत की बात नहीं समझ आएगी तो फिर मूर्ख तो है ही। तो कि ऐसा क्या हुआ, ठीक। तो मैं अभी थोड़ी सी कहानी ब्रीफ करूंगा। क्या था, हम कौन थे, ठीक, हम कौन थे, क्या थे। तो मैं थोड़ी सी कहानी ब्रीफ करूंगा, उसके बाद में तुम समझाऊंगा भारत में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार क्या हुआ। देखो सन 1707 में, सुनो, सन 1707 ईस्वी में हमारे यहाँ औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। हाँ, औरंगजेब की, जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी ना, हाँ 1707 ईस्वी में, तो इसी समय हाँ 18वीं सदी में इसकी मृत्यु होगी। और औरंगजेब के बाद ना दिल्ली की गद्दी पे जो बैठता था ना, दिल्ली की हमारे यहाँ गद्दी थी, उस पर जो बैठता था उसे हम सुल्तान बोलते थे। तो ये सुल्तान हमारा मारा गया, औरंगजेब की मृत्यु होगी। उसके बाद ऐसा कोई भी योग्य शासक नहीं आया जो दिल्ली की गद्दी को संभाल सकता था। 1707 की बात है। उसके बाद कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं आया जो मुगल, इन्हें मुगल बोलते थे, मुगल साम्राज्य था पूरा का पूरा जो दिल्ली गद्दी बैठा था उस सब जगह राज करता था। 1707 के बाद दिल्ली गद्दी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा जो पूरे देश को संभाल सकता था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई योग्य शासक नहीं मिला। धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन होना स्टार्ट हो चुका था। इस बात का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने सोचा कि दिल्ली गद्दी पर कोई ऐसा सुल्तान ही नहीं है जो हमसे मुकाबला कर सके। समझ में आया बात या जब विलियम कैप्टन हॉकिंस था ना, अंग्रेज था वो, ये अंग्रेज पता क्यों आए थे भारत के अंदर? इसलिए आए थे ताकि ये व्यापार कर सके। समझ में आया बात या ये व्यापार करने आए थे, इनका काम शासन करना नहीं आया था। इन्होंने फिर हमारे को राज भी करा। ये आए थे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ये चाहते थे कि भारत के अंदर ना, भारत की जो धरती वह सोना उगती है। समझ आई बात या यहाँ से कच्चा माल लेकर जाएंगे, यहाँ से पेड़ पौधे काट के लेके जाएंगे, फिर उधर लेकर जाएंगे और वहां तक बना उत्पाद माल में परिवर्तित करके लेकर आएंगे, फिर यहाँ लाकर बेच देंगे। आज समझ में, यहाँ तक गेहूं लेकर जाएंगे, गेहूं का वहां जाकर बिस्किट बनाएंगे और बिस्किट लाकर मार्केट में लाकर बेच देंगे। इससे फायदा वो मुनाफा कमाते थे। यूं उनका कारोबार था। मिर्च मसालों के कारण आए थे जो अंग्रेज थे भारत में, इसलिए आए थे ताकि वे व्यापार कर सके। लेकिन धीरे 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 उनकी मंशा बदलती रही। उन्होंने सोचा हम और भी अच्छा व्यापार तब कर सकते हैं जब देश पर ना, अपने इस पूरे देश पर तब हम अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित कर ले, या इसकी राजनीति इसके अगर देश के नेता बन जा। तो उन्होंने धीरे धीरे इसका फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद में 1707 के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य तेजी के साथ कमजोर पड़ रहा था। कोई भी योग्य शासक नहीं आता जो भारत को संभाल सकता था। समझ में आया बात या? उसके बाद बहुत सारे राजा है, कुछ एक मोहम्मद शाह रंगीला है, ऐसे ऐसे राजा है, डांस पी कर लड़कियों के कपड़े पहनकर दरबार में नाच रहे, ऐसे ऐसे राजा है औरंगजेब के बाद। तो बताओ देश कैसे संभाला जाता? फिर समझ बात है जो भारत का जो भारत को कैसे संभाला जाता, इस बात का फायदा उठाया पता किसने? इस बात का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसके बीच में हस्तक्षेप कर दिया और धीरे 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 उन्होंने पहले बंगाल पर कब्जा करा। बंगाल पर, बंगाल हाँ है कहां से? ये देखो ये पूरा भारत का नक्शा है, ये पूरा भारत का नक्शा है, समझ लो। तुम समझाने के लिए कर रहा हूं मैं इस तरह। ये पूरा एरिया बंगाल कहलाता था। ये पूरा एरिया जहां मैं समझा रहा हूँ ये बंगाल कहलाता था। सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा करा बंगाल पर। ये इस टाइम यहाँ बांग्लादेश है। यहाँ भारत के नक्शे देखो, यहाँ बांग्लादेश है। बांग्लादेश पर ना सबसे पहले ये बांग्लादेश है, ये पूरा बंगाल हुआ करता था। कुछ हिस्सा बिहार का आता था, पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ बिहार का हिस्सा पड़ता, और ये पूरा पूरा बांग्लादेश का हिस्सा पड़ता है। इसे बंगाल कहते थे पूरा का पूरा। अब ये बांग्लादेश पूरा का पूरा एक अलग देश बन चुका। समझ में आई बात? 1971 में भारत से अलग हो चुका। इसे हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। एक पाकिस्तान यहाँ से साइड है। समझ में बात है? जो 1948 में अलग हुआ, ये 1971 में अलग हुआ, अब अलग हो चुका है। अलग देश है बांग्लादेश, ठीक ठाक अच्छा देश है। भारत तो अच्छी ग्रोथ कर रहा है। बात समझ में आई? तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने सबसे पहले इस क्षेत्र पर कब्जा करा। धीरे धीरे क्या कहा उन्होंने, दिल्ली की गद्दी था, दिल्ली गद्दी में जो बैठा हुआ था ना उससे अनुमति लेते थे। साहब हमको ना अपनी कोठियां लगानी है, कोठे कहते हैं कंपनियों को, और व्यापार करना है। उन्होंने कहा ठीक है लगा लो। जब लगाना स्टार्ट कर दिया, लगाने के बाद उन्होंने कहा साहब हमें ना अपनी जो कंपनी लगाई है उसके चारों तरफ किलेबंदी करनी है। किलेबंदी करने का मतलब सैनिक खड़े करने हैं। अब सैनिक खड़े करने, चलो उन्होंने कहा सैनिक भी खड़े कर लो ताकि उनकी कंपनी की सुरक्षा बनी रहे। अंग्रेजों का ही मानना था।
तो उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने सोचा ये काम चलने का नहीं, एक कोठी उन्होंने यहाँ लगाई, फिर यहाँ गुजरात में लगाई कोठी, फिर यहाँ केरल के अंदर लगाई, इस तरह करके फिर मद्रास में लगाई। धीरे धीरे उन्होंने जगह कंपनी लगानी स्टार्ट कर दी और उसकी किलेबंदी करनी स्टार्ट कर दी। किलेबंदी करने का मतलब धीरे धीरे उसके पीछे सैनिक लगाने स्टार्ट कर दिए। समझ रही बात है। इधर जो दिल्ली की गद्दी में जो बैठता था सम्राट, वे सारे सम्राट कमजोर होते जा रहे थे, एक सम्राट को छोड़कर। दिल्ली की गद्दी में जो अंतिम सम्राट बैठा था ना, उसका नाम बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर, बहादुर जा सफर। उसके बाद भी कोई योग्य शासक नहीं आया जो अंग्रेजों से लड़ सकता था। समझ में आ बात। या अभी क्या करते थे, यहाँ छोटे छोटे क्षेत्र पर कब्जा करते थे, फिर यहाँ कब्जा करा, फिर यहाँ कब्जा करा, यहाँ कब्जा करा, उस पूरे बेंगोल को इन्होंने अपने क्षेत्र में ले लिया। पूरे बेंगलुरु, जैसे उत्तराखंड पर कब्जा कर लिया किसी ने, फिर यूपी पे कब्जा कर लिया, फिर समझ आई बात, फिर बिहार पर कब्जा कर लिया, ऐसा करके। पहले भी भारत छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। तो जो बेंगोल प्रांत था ना, बेंगोल पर कब्जा कर लिया था सबसे पहली बार अंग्रेजों ने। बेंगोल जीता था। समझ बात है। बेंगोल को जीत कर धीरे धीरे जिन्होंने बेंगोल जीत लिया ना, उन्होंने समझे पूरा भारत जीत लिया। और धीरे धीरे उनकी राजनीतिक शक्ति लगातार बढ़ती रही। एक टाइम ऐसा आया, उन्होंने धीरे 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 पूरी 1857 के आसपास, 1857 तक आते आते ना, 1857 ईस्वी तक आते आते ये समझ जाओ लगभग उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। आज पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था उन्होंने धीरे धीरे। और सन 1600 में सन 1600 में आए थे। उनकी जो कंपनी थी, उनकी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पहली बार आई थी 1602 ईस्वी में आई थी। उन्होंने धीरे धीरे आकर ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे जगह जगह अपनी कोठी लगाई, जगह जगह अपनी कंपनी लगाई। और धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा अगर अच्छा व्यापार करना ना, तो यहाँ के राजनेता भी हमें होने चाहिए। उनकी मंशाएं पहले कुछ और थी जब आए थे, और धीरे धीरे उनकी मंशाएं धीरे धीरे बदलने लगी। वक्त के साथ चीजें बदलती है। आज समझ में, लोग बदलते हैं, जमाना बदल जाता है। समझ में आ बात। या आए थे क्या करने और चल दिए क्या करने। समझ में आ बात। या आए थे व्यापार करने और उनकी सोच बदली, माइंडसेट। उन्होंने सोचा लालच बुरी भला हो ना। समझ बात। इतना और मिलेगा तो इतना और सही, इतना और मिलेगा तो इतना और सही। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें अच्छा व्यापार करना, समझ में आ बात। या ये सारी बातें तुम्हें याद करनी, ये सारी बातें तुझे मैं बोल बता रहा हूँ ना, एसएसटी पेपर में बैठ कर भरनी सारी बातें। समझ में आ बात। यही तुम्हारे याद रहने वाली है। कुछ नहीं याद रहेगा, जो मैं बोल के बता रहा हूँ तो याद ही रहेगा। बच्चे यहीं भरे बैठ कर वहां। समझ में आ बात है। और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और लगभग 1857 तक आते आते उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन भारत के लोग भी इनकी चाल समझ चुके थे कि ये भारत देश का ना, भारत देश का है, भारत देश की तरक्की नहीं चाहते हैं, भारत देश को लूटना चाहते हैं। आज समझ में, भारत के लोगों के अंदर ना आक्रोश, ठीक इनके प्रति घृणा धीरे धीरे पनपने लगी थी। और ये बात ना बाद में जाकर एक क्रांति के अंदर भी दिखाई दी। 1857 की क्रांति हुई। भारत के लोगों ने मिलकर ना अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति कर दी। समझ बात। जगह जगह देश के अंदर जगह जगह नारे लगाए गए इनके खिलाफ कि अंग्रेज हमारा देश छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जगह जगह तो हम समझेंगे 1857 की क्रांति क्या थी और धीरे धीरे क्या हुआ। लेकिन अब 1857 की क्रांति ऐसे बोली हुई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना तुमने? रानी लक्ष्मीबाई भी ना इस 1857 की क्रांति में, इसी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के हाथों मारी गई। अपने छोटे से बेटे को छोड़कर वो एक लोग इसको नाटक भी बनाए गए, कहानियां बनाई गई। वो तो एक मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह करके बनाए नहीं बनाए गए। वो 1857 की क्रांति में मारे गए अंग्रेजों से लड़ते हुए। हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, जो बहुत सारे लोग 1857 की क्रांति में मारे गए ना अंग्रेजों से लड़ते हुए, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं। ये हमारे सब स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन अफसोस 1857 की क्रांति ऐसा पल हुई। 1857 की क्रांति क्योंकि हमने अंग्रेजों के खिलाफ ने मिलकर जंग छेड़ दी थी पूरे देश के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या थी कि उस जंग में ना जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो जुड़ नहीं पाया उस जंग में। उनका मानना था क्योंकि कोई मुख्य नेता ही नहीं आता। क्रांति तो तुमने कर दी, एक मुख्य नेता की जरूरत हो जिंदगी में। जहां बुद्धिजीवी वर्ग नहीं जुड़ने का ना, वह क्रांति कभी सफल हो नहीं सकती। तुम जितनी तरक्की कर लो, बिना बुद्धिजीवी वर्ग के तुम तरक्की नहीं कर सकते। तुम्हारी तरक्की होगी तो मेरे जरिए तो होगी। क्यों? क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग तुम्हारे साथ है। अगर बुद्धिजीवी वर्ग तुम्हारे साथ होगा ना, तो क्या होगा, तुम जगह जगह भटकोगे, तो जगह जगह भटकोगे, तुम जैसे ही गिरोगे तो तुमको कोई संभालने वाला होगा। एकदम तुम एडवाइस लेके तुरंत आगे निकल जाओगे। ये बुद्धिजीवी वर्ग का फायदा हो। 1857 की क्रांति हमारी भी सफल होगी। क्यों होगी? उसके साथ बुद्धिजीवी वर्ग नहीं जुड़ा हुआ था, वकील नहीं जुड़े हुए थे, शिक्षित वर्ग नहीं जुड़ा हुआ था, महिलाएं नहीं आती उस आंदोलन में। इसलिए 1857 की क्रांति सफल हुई। अर्थात ये निष्कर्ष हुआ कि अंग्रेजों का भारत पर वर्चस्व कायम रहा। आया समझ में? और मजबूत होते चलेगी धीरे धीरे। लेकिन 1857 की क्रांति में बहुत सारे लोग मारे गए। भारत के बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई भी इनमें एक थी। समझ नहीं बात किया? रानी लक्ष्मीबाई हो, उन्होंने भी लखनऊ में लड़ रही थी अंग्रेजों के साथ। बहुत जगह जगह तमाम तरह की कहानियां बसी हुई। 1857 की क्रांति पर दुनिया में सबसे ज्यादा किताब लिखी गई इतिहास के ऊपर, और बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी।
हल्का हल्का मोटा मोटा देखे तो कच्चा खाका तो बने गया दिमाग में। 1857 तक आते आते उन्होंने क्या करा था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ सारे काम करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया, अंग्रेज अंग्रेज वहां बैठे रहते थे इंग्लैंड में, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड वालों ने कि अब ना ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वह राजनीतिक शक्ति उसके हाथ में नहीं रहने की, अब वह नेता नहीं है, अब हम जो बोल लेंगे ना वो होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सारी शक्तियां छीन ले गई। उन्होंने कहा तुमने भारत के अंदर क्रांति करवा दी, तुम अच्छा काम नहीं कर पा रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम अब व्यापार करना होगा, राजनीति करना नहीं होगा, राजनीति हम करेंगे, ये इंग्लैंड वालों का मानना था। समझ में आई बात है, हम जो कहेंगे भारत के अंदर वो होगा। तो फिर वहां की जो महारानी थी ना, महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने 15-15 साल के लिए एक अधिकार सौंप दिया। उन्होंने कहा 20 साल बाद तक ना मैं एक अधिनियम कानून बना के दे रही हूँ, 20 साल तक जाओ और भारत में इस तरह राजनीति करो। 20 साल तक एक भारत का गवर्नर जनरल भेज दिया जो पूरे भारत पर राज करेगा, जिसका भारत का प्रधानमंत्री हो। इस तरह भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, वो पूरे भारत पर राज करता था, पूरे भारत को ऑर्डर देता था। एक पूरी किताब दे दी गई, संविधान एक प्रकार का, जिसे हम चार्टर अधिनियम के नाम से भी जानते थे। वे चार्टर अधिनियम आते थे भारत के अंदर, सबसे पहला 1773 में आया था। आते रहे धीरे धीरे 1773, धीरे धीरे 20-20 साल के लिए आते रहे, 20-20 साल के लिए आते हैं चार्टर अधिनियम धीरे धीरे। और ये भारत के अंदर उसमें लिखा था भारत के अंदर शासन हम किस तरह करेंगे। समझ में आया बात, ये कहानी समझ में आ रही, मोटे मोटे तो समझ नाटक चल रहा है, अभी पढ़ाई नहीं ना लिखवा रहे। समझ में आया बात, ये इस तरह करके आते थे भारत के अंदर, 20-20 साल तक राज करते थे इस तरह करके। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों ने ना इतना ही नहीं करा। अभी बताओ, जब इतना इनका आक्रोश बढ़ता चला जा रहा था, हैरानी तो जब हुई जब 1857 की क्रांति के बाद ना इन्होंने जितने भारत के जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, छोटे छोटे किसान थे, मजदूर थे, इन्होंने इनके खेतों में कहा वही चीज उगाओ जिसकी हमें जरूरत। हमारे इंग्लैंड में ना नील की खेती चाहिए, नील पैदा करो, नील वही हो जो कपड़ों में डालकर ना उसे नीला कर दिया जा, वही हो उसकी खेती। वो वहां बहुत महंगा बिकता था इंग्लैंड के अंदर। नील की खेती करवाई, जबरदस्ती नील की खेती करवाई। अगर खेत में टैक्स लेते थे, अगर खेत में अनाज नहीं पैदा हुआ ना, 10 बोरी पैदा हुई तो इस समझ जाओ हमारे घर में 1 बोरी बचेगी, 9 बोरी ले जाएंगे उठा। सारा मेहनत हमने करी, इतनी बुरी दुर्दशा हुई थी। और तो इतनी बुरी दुर्दशा, जो बुनकर हुआ करते थे ना, जुल्हाई हुआ करते थे, उनके हाथ कटवा दिए गए ताकि मैं अच्छे कपड़े ना बुना। समझ में आ बात, या ताकि बाहर के कपड़े यहाँ बिक सके, उनके हाथ कटवा दिए गए ताकि अच्छे कपड़े न बुनो। कितना शोषण करा अंग्रेजों ने हमारा। इतना ही नहीं, कहते हैं दादा भाई नरोजी है, तुम पढ़ोगे इसमें, दादा भाई नरोजी ने अपनी किताब में लिखा है द ब्रिटिश अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस किताब के अंदर उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत के अंदर धन की निकासी हुई। भारत इंग्लैंड के अंदर आज जितना भी धन मौजूद है ना लंदन वालों के पास, वो सारा धन भारत पे लूट कर ले जाया गया था, बंगाल की धरती तक धन की निकासी हुई। अंग्रेजों ने भारत का विकास नहीं करा, अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करके लूट कर सारा पैसा इंग्लैंड में लेकर चले गए। कच्चा माल ले जाते थे वे ना, यहाँ पे गेहूं पैदा करके ले गए, चावल पैदा करके ले गए, और वहां तो बिस्किट बनाकर भारत के अंदर लाकर बेचे। उदाहरण दिया छोटा सा, कच्चा माल लेकर जाते थे यहाँ से और वहां तो पक्के माल को यहाँ लाकर बेचते थे, इससे भी मुनाफा कमाया करते थे। बात समझ में आई? इतना बुरा हाल था। तो सोच सकते हो तुम, इतना ही नहीं तो जिस तरह हम पूजा पाठ करते थे उन्हें हमारे घर में आकर बैठ जाते थे। सोचो तुम हमारे घर अपने घर में अच्छी तरह काम कर रहे हो, गली में अंग्रेज घूम रहे और हमारे घर में आकर बैठ के कहने लगे चाय बनाओ। इसे कहते हैं गुलामगिरी करना। अगर आज तुम आजाद हो तो बहुत अच्छी बात है। समझ में ये बात है, ये आजादी जो तुम्हारे पास आज मौजूद है ना, या ना हजारों लोगों को, हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी होगी, इसलिए आज तुम बैठ कर पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हम हमेशा उनके प्रति हमेशा भावना व्यक्त करनी चाहिए, उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। जब हमें स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, ये बात हमें बचपन में स्कूल में भी सिखाई जाती है, लेकिन वहां तुम अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं करा जाता, ना बताया जाता। समझ में आया बात? या चाहे वो शहीद भगत सिंह ही हो, उन्होंने भी प्राणों की आहुति दी थी लड़ते लड़ते लड़ते। लेकिन पता क्या हुआ था जब इतनी बड़ी क्रांति हो रही थी ना, समझ में आया बात? या इतना अंग्रेजों के द्वारा इतना शोषण करा जा रहा था, तो इसका ये मतलब था कि फिर ना धीरे धीरे भारत के लोगों के अंदर गुस्सा पनपना तय था। अंग्रेजों ने इतना ही नहीं करा, जो मुस्लिम वर्ग था उनके धर्म में हस्तक्षेप करा, हिंदू धर्म था उसके धर्म में हस्तक्षेप करा और कहा हमारा ईसाई धर्म सर्वोच्च। यो ईसाई धर्म भारत का नहीं है, ये यूरोप वालों का। उनका हमारा ईसाई धर्म सर्वोच्च, जबरदस्ती ईसाई धर्म कबूल करवाया गया। नहीं बताओ, इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। समझ बात? या महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, छोटे छोटे बच्चों को बाहर से निकालकर उनको गोली मार दी गई। समझ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे भूल सकते हो? उस जलियांवाला बाग के अंदर अभी कहानी पढ़ाऊंगा, कई हजार लोग उपस्थित थे, इतने छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं भी आई थी, और वे उसी बाग के अंदर मारे गए। वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ बाग, जलियांवाला बाग भी। समझ में आया बात? या ठीक ऐसी ऐसी कहानियां इस इतिहास में प्रचलित है, पढ़ोगे ना तो तुम्हारी रूह कहां फूटेगी। समझ में आया बात? या सारा खेल तो पढ़ने का। इतनी ये अंग्रेज इतनी यही नहीं रुके,
हद तो जब होगी जब धीरे धीरे ये हमें कहते थे कि तुम हमारा साथ दो, हमने जर्मनी के साथ युद्ध लड़ रहे, हमने जापान के साथ युद्ध लड़ रहे, चलो हमारे साथ दो, तो हमारे लोगों ने इनका साथ दिया अंग्रेज का, हमारे उनको गुलाम चाहते ही इन्होंने कहा तुम आजादी देंगे, चलो 1919 ईस्वी में ये रोलक एक्ट ले आए, बाद में जाके इन्होंने हमारे साथ वहां भी धोखा करा और हमने इनका कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। तो यानी कदम कदम पर हमारे साथ धोखा हो रहा था, लेकिन हमें आजादी नहीं मिल पाई थी। धीरे धीरे फिर आए 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी की एंट्री हुई थी वहां से। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी, एक बंदा ऐसा था, अब तुम्हें महात्मा गांधी का महत्व समझ में आएगा। महात्मा गांधी पर कमेंट करना आसान है, उनके बारे में समझना बहुत कठिन है। लोग पढ़ते हैं नहीं, आए और अनाप शनाप बोलना स्टार्ट कर दिया। गांधी की फोटो, गांधी जी की फोटो नोट पर यही छपवाई, छप जाएगी, तुम्हारी क्यों नहीं छपी, तुम्हारे बाबा क्यों नहीं छपी? किसी इंसान का योगदान होगा तो छपी। पहले किसी चीज की जानकारी, यहाँ लोग उसको भी कमेंट करते हैं जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। समझ में आई बात? क्या तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। समझ में आई बात है? एक इंसान के तीन पक्ष हो, एक संज्ञानात्मक पक्ष, एक भावनात्मक पक्ष, एक व्यवहारात्मक पक्ष। अगर किसी व्यक्ति का संज्ञानात्मक पक्ष कमजोर हो ना, संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब उसकी नॉलेज नहीं है, तो दूसरे नंबर पर हमारे अंदर भावना नहीं रहने की, फिर हम उल्टा व्यवहार करेंगे। आसान भाषा में समझाता हूं। दूसरी बात, मुझे किसी चीज की नॉलेज है, इसका मतलब मेरा संज्ञानात्मक पक्ष सही है। दूसरे नंबर तो फिर मेरे अंदर भावना भी होगी उसके प्रति। जब मैं बताया हूं तो गांधी जी अच्छे थे, उन्होंने देश आजाद करवाया, उन्होंने योगदान दिया, आलीशान जिंदगी जी सकते थे। ऐसे बहुत सारे लोग, समझ नहीं बात है। दूसरे नंबर पर फिर मैं उनके प्रति अच्छा व्यवहार करता हूं। तुम बुरा व्यवहार क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं है उनके बारे में। जानकारी नहीं है तो फिर भावना नहीं होगी, और भावना नहीं होगी तो फिर व्यवहार नहीं अच्छा करने के। तो किसी भी चीज के तीन पक्ष हो, एटीट्यूड, तीन चीज मिल गए ना, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक पक्ष। किसी इंसान का अगर संज्ञानात्मक पक्ष कमजोर हो ना, तो दोनों पक्ष कमजोर हो जाएंगे। तो सारा खेल नॉलेज का संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होना चाहिए। समझ में आ बात है? तो मेरा संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती बिल्कुल भी, और तुम्हें भी अपना संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत करना ही होगा। समझ में आया? बस ये बात बताओ, अंग्रेजों ने हमारा बुरा हाल कर दिया था नहीं कर दिया था? अंग्रेज यही नहीं रोके, अंग्रेज यही नहीं रोके, नहीं, उन्होंने हमारे धर्म में हस्तक्षेप करा। दूसरा, हमारी कृषि का और पीट दिया। तीसरे नंबर पर भारत की ना अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। भारत जिसे किसी जमाने में हम सोने की चिड़िया कहते थे ना, उसे चूस कर कंकाल बना दिया। समझ में आ बात? या बेंगलोर जिसे हम सोने की धरती कहा था यार, ये बेंगलोर की जो धरती जो सोना उगती थी, और वह धीरे धीरे ना बंजर होने लगी थी। 1770 का अकाल हम कैसे भूल सकते हैं? यहाँ ना लोग कुपोषण तेजी के साथ फैल रहा था और कई लाख लोग मारे गए थे। अंग्रेजों ने उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया और दिल्ली की गद्दी पर वही बैठ चुके थे। समझ में आ गया? 1897 की महामारी, 1897 में कोरोना जैसी महामारी भारत के अंदर भी आई थी, और अंग्रेजों ने लोगों को घरों में बंद कर दिया ताकि बीमारी बाहर न फैल, और 120 लोग एक कमरे में बंद कर दे गए और वही मारे गए। ऐसी ऐसी महामारी भारत के अंदर मौजूद थी अंग्रेजों के टाइम पर। इतनी क्रूरता और इतना क्रूर इंसान और इतना निर्दयी इंसान कभी किसी ने नहीं देखा था। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ ना अब क्रांति होनी तय थी। अब भारत के अंदर एक नई विचारधारा को जन्म देना था। कुछ ऐसा होना चाहिए था जो भारत के अंदर पनपना स्टार्ट हो गया। कहानी समझ में आ रही? तो पहले ये बताओ, अंग्रेजों ने हमारा कितना बुरा हाल पूछता है, तो ये बताओ कोई तो होगा जब इतनी खतरनाक, इतनी कट्टरता लगातार बढ़ती जा रही, तो कोई तो होगा जो इंसान ऐसा करेगा। हाँ, तो हुआ, एक पता क्या हुआ, एक पार्टी बनाई गई। एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पहले एक संगठन था, जिसे पंजे वाले आए नहीं, पंजे वाले राहुल गांधी भैया, ये संगठन था पहले। समझ आई बात? 1885 ईस्वी में ना उनके नेतृत्व में एक अंग्रेज ने बनाई क्या पार्टी, उनके नेतृत्व में एक पार्टी बनाई गई। दिल्ली की मुंबई का एक गोकुलदास संस्कृत तेजपाल कॉलेज, उसका एक बहुत बड़ा मैदान था, वहां जगह जगह तो लोग आए, 72 लोग बैठे एक साथ। उन्होंने कहा कि हम एक संगठन बनाते हैं जो भारत के लोगों की बात सुनेगा और अंग्रेजों तक बात पहुंचाएगा। भारत के लोगों की बात सुनेगा, अंग्रेजों तक बात पहुंचाएगा। इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, 1885 के अंदर। समझ में आ बात? 1885 ईस्वी में कांग्रेस बना दी। अब कांग्रेस का यही काम था कि हर साल वो अपने अधिवेशन करती थी। अब अधिवेशन का मतलब पता क्या हो, एक साल में दिसंबर के महीने में बैठ के और मीटिंग करते थे। जगह जगह से देश के कोने से लोग आते थे, अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते थे, वे लिखते थे, लिख अंग्रेजों को दे देते थे, ये प्रॉब्लम सोल्व कर दो। अंग्रेजों को जो अच्छा लगता था वे अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर देते थे, नहीं तो छोड़ देते थे। ये बताओ कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, पता लग गया क्यों बनाई गई थी? पता लग गया बात? या कब बनाई थी? 1885 में। और धीरे धीरे कांग्रेस के अधिवेशन जारी रहे लगातार। हर साल इसका अधिवेशन होता था, हर साल इसका अधिवेशन होना था। आज कहीं और हो रहा, आज भारत के इस कोने में हो रहा। सबसे पहले बंबई में हुआ, फिर कहीं पे यहाँ हो रहा, फिर यहाँ हो रहा, फिर यहाँ हो रहा, फिर ये इस तरह करके ना कांग्रेस भारत के लोगों को जोड़ना चाह रही थी।
आज और सारे उदारवादी लोग थे उसमें, उदारवादी लोग, उदारवादी का मतलब नरम दिल के लोग थे सारे। समझ में आई बात? या नरम दिल के लोग नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम को सुन ली, एक पेज पे लिख ली, जैसे पता लग गया कि जो कांग्रेस के डिवीजन हुआ करते थे ना साल, कहानी समझ में आ रही जी? फीलिंग तो आ ही रही हो कि पता तो चल ही रहा होगा हल्का, अब कांग्रेस के बारे में पता लग चुका है। तुम समझ में आई बात? दूसरे मेरे पास कोई किताब नहीं है, ये सारा डाटा यहां से नहीं है, इससे ज्यादा बताऊं मुझे, मैं इससे डायरेक्ट जा सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि तुम्हें महसूस ही हो कि तुम लिख रहे हो। समझ बात? ये कहानी के बल पर याद रखो। तो 18 की जैसे कांग्रेस बनाई ना, कांग्रेस के हर साल अधिवेशन हुआ करते थे, हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होने थे, अधिवेशन होने तय थे उसके, हर एक साल दिसंबर के महीने में अधिवेशन हुआ करते थे। समझ में आया बात? या फिर क्या करते थे, देश के कोने कोने से वहां लोग आते थे, लगातार बैठते थे और बैठ कर वो भी बातें बताते थे, जी हमारे यहाँ समस्या, जी हम पहाड़ी क्षेत्र जाते हैं हमारे यहाँ समस्या, जी हम यूपी के क्षेत्र जाते हैं हमारे यहाँ समस्या, जी मैं पंजाब से आया हूं हमारे यहाँ समस्या। वे सब एक कागज पर लिख ली, लिखने के बाद अंग्रेज जग पकड़ा दी। अब अंग्रेज क्या करेंगे, उन प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सकते, आधी को करे थे आधी को नहीं करे थे। लेकिन धीरे धीरे सही क्या हुआ, चुनाव नहीं हुआ था पहले ना, अंग्रेज शासन करे थे, जो कह दिया उनकी बात सत्य है। समझ नहीं बात? ऐसे ऐसे कानून लाए गए, भारत के लोगों को ना अखबार निकालने की अनुमति नहीं आती कि अखबार छाप लो, जो अंग्रेज कहेंगे वही करना पड़ेगा, नहीं कहोगे ना तो काले पानी में डाला जाएगा। अंडमान निकोबार में जेल है, काला पानी की देखा हूं मैं, जब मैं घूमने गया था अंडमान निकोबार में, उस जेल के अंदर बाहर सूर्य की किरण भी नहीं दिखाई देती, वहीं रहना पड़ेगा अंधेरे में ही, और पानी का टोकरा पानी देंगे और खाने पीने के कुछ भी नहीं होते अगर फालतू बोल लोग अंग्रेज के खिलाफ। ऐसी ऐसी सजा का प्रावधान था। समझ में आया बात? कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोल सकता था, जो बोल देना सीधा अंदर जाएगा। उस पर यूएपीए कानून लगा देते हैं। यूएपीए कानून एक प्रकार का देशद्रोह का कानून था, वो आज भी चल रहा है भारत के अंदर, ऐसा कानून मौजूद हो, वो लगा दिया गया। इतनी निर्दया, इतने ऐसे कौन से देश चाहते हैं वे लोग, इसलिए हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं। अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ चुकी होगी, अंग्रेजों ने हमारा कितना ओढ़ पेटा, लेकिन अंग्रेज मुगल तो खूब खाते थे, और औरंगजेब जब तक जिंदा था ना तब तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी भारत की तरफ आंख उठाकर देख ला। समझ में बात? इनके दरबार में जाते थे, जहांगीर के दरबार में जब गए थे ना, उन्हें जाता सबसे पहला ऐसे माथा टेका था जहांगीर के दरबार में। जहांगीर बहुत बड़ा चित्रकार था, चित्रकारी बहुत पसंद थी उसे। उसके दरबार में देखो, तुम दिल्ली में जाओगे ना कभी घूमने तो वहां चित्रकारी कर रखी, उनके वहां किले बने हुए। जो मुमताज थी ना, मुमताज के चक्कर में तो ताजमहल बनवाया था, उसकी लव स्टोरी कभी बाद में समझ में आई बात है, पूरी कहानी बताऊं मुझे उसकी। तो पता कैसे कितना खूब खाते थे, अंग्रेज दरबार जाते थे, जहां पना की जय हो, जहां पना की जय हो, ऐसे करते थे अंग्रेज मुगल के दरबार में, जब तक योग्य शासक गद्दी में बैठा होता दिल्ली गद्दी पर, ऐसे और झुक कर माथा टेकते थे। जहां पना हम, अगर आप अपनी अनुमति दे तो हम यहाँ पर एक अपनी कंपनी लगाना चाहते हैं और इससे भारत का भी विकास होगा। कितनी बढ़िया चाल गढ़ी थी। जहांगीर ने मना कर दिया, घर भाग यहाँ तक, वो दोबारा फिर आया 1 साल बाद लौट कर, भारत में चक्कर काटता रहा। ठीक है, उसने कहा कोई बात नहीं, जब इतने साल चक्कर काटे रहा, चलिए कोठी लगा दे। तेज निकला धीरे। वो सोचा जहां पर ना हमें लगता है हमारी कोठी में कंपनी में चोरी हो सकती है, क्या हम उसकी किलेबंदी कर सकते हैं? नहीं, सैनिक नहीं लगा सकते। तुम अगले साल फिर आया लौट कर, ठीक है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर ना एक कोठी हम सूरत यानी गुजरात में भी खोलना चाहते हैं, जाओ दे दो। उसने कहा टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अंग्रेज टैक्स दे रहे, दिल्ली वाले, दिल्ली के दरबार में जो गद्दी पे बैठा हुआ, जो मुगल सम्राट गद्दी बैठा उसे टैक्स देते थे और झुक के चलते थे, प्रणाम करते थे, पीछे उल्टे पांव वापस लौटते थे। सोच लो कितनी रिस्पेक्ट थी, कितना खूब खाते थे अंग्रेज। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन किसी को क्या पता था। आज समझ, अलीवर्दी खान का कहना था ये अंग्रेज मधुमक्खी की तरह। अलीवर्दी खान यहाँ बंगाल का शासक था, बंगाल का राजा था। उसने साफ साफ कहा था ये अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है, अगर जब तक तुम इनके पास रहोगे तो तुम्हें शहद देंगे, जब तक उनकी बात करोगे, तुम्हें मधुमक्खी ऐसी हो जब तक तुम उनकी केयर करोगे तो तुम्हें शहद देगी, और तुम्हें छेड़ने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें काट खाएंगे। हुआ वही अंतिम समय में जाकर। समझ में बात है। और ऐसी ही कितनी बातें याद रहेगी सदियों तक। हम रोज नहीं मिल पाएंगे, याद हमेशा आएंगे। ख्वाबों का मोहल्ला है, यादों का मंजर है, यहाँ के हम सिकंदर। ठीक, ये नहीं आता इसमें, ये तो मैंने तो बोला यार। समझ में आया? मजा आ रहा कहानी? इतनी खतरनाक कहानी है, लेकिन कहते हैं ये वक्त किसी का सगा ही नहीं। ये वक्त किसी का, चलो जब सगाई तो सगाई। ये अंग्रेजों की छोटी सी कहानी थी। अब मुझे बता दो
कि भारत के अंदर कुछ तो होना चाहिए था। नतीजा क्या निकला? भारत के अंदर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो गई, जिसे हम बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में उसे कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर दो नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी। आज समझ में, आधे यहाँ बीजेपी के समर्थक होंगे, कोई तो होगा जो कांग्रेस का समर्थक होगा, ज्यादातर बीजेपी के समर्थक पाए जाते हैं। समझ बात। और भारत के अंदर इस टाइम बीजेपी का वर्चस्व। जो कांग्रेस पार्टी ना, उनका देश को आजाद करवाने, उनके पूर्वजों का देश को आजाद करवाने में बहुत बड़ा योगदान है, वो समझ में आगा तुम्हें। लेकिन उन्होंने साल भी 60 साल करा देश पर, आज समझ में आया बात है। फिर बाद में आई बीजेपी पार्टी। चलो इतनी बात बताओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, मजा आ रहा नहीं आ रहा, कहां कहां क्या हो रहा है। जैसे जैसे मैं कहानी आगे बढ़ाऊंगा ना, तुम्हें और आनंद आना स्टार्ट होगा। 54 वीडियो पड़े हुए मेरे, 54 वीडियो यूट्यूब पर डाल लोगे, मॉडर्न हिस्ट्री बाय सोनू सर। 54 वीडियो आएंगे जो मैंने कोरोना के टाइम पे पढ़ा रखे। कोरोना में लोग धक्के खाते फिर थे, मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा था अलग अलग चैनल पर। कुछ भी डाल लोगे ना तुम, पढ़ाई में कुछ भी डाल लोगे, एक साल ऐसा कुछ भी डाल लोगे, पीछे लगा दो बाय सोनू सर, अपने आप बताएगा वीडियो। पढ़ने की इच्छा होगी, ये पढ़ने की लगन होगी, अब पूरे सुनने की आदत होगी, 1 घंटा बैठ सकता होगा तो बैठो, उसे सुनो, बैठ कर जाएगा। आज भी सारी वीडियो भेजूंगा, जो तुम समझाऊंगा ना उसका लॉन्ग वीडियो भेजूंगा, जिससे ठीक ठाक डेप्थ होनी चाहिए ना, ताकि भूलन हो, कहानी के जरिए भूलन, उस हमेशा याद रहेगा। भेज दूंगा, पूरे को भेज दूंगा वीडियो। पढ़ने की लगन हो, पता नहीं चाहिए, कहीं खड़े होकर बोल भी तो सकते होंगे, जब नॉलेज नहीं है क्या बोल लोगे। आगे बोलो, कभी रास्ता क्या ना, 2 लाइन लिख ली ना, पहले 2 लाइन पढ़नी पड़ती है। अगर 2 लाइन बोल ली ना, पहले 200 लाइन पढ़ गाओ भर का, जब 2 लाइन बोल लोगे। एक रोज किताब से फूल मिला, बिल्कुल मुझ जैसी हालत में, तना सा हंसता हुआ, फना हो गया मोहब्बत में। लोग कहते हैं मुरझाया है, इसकी खुशबू बिखेरे हैं, लेकिन ध्यान से देखो तो सूफी हुआ है। ध्यान से देखो तो सूफी हुआ है, इसकी खुशबू बिखेरे हैं। समझ में आनी होगी, आने की नहीं। तो कहानी समझ में आई थी, पीछे बैकग्राउंड बताएगी पीछे कहानी। तो उसके बाद ये अंग्रेजों की छोटे से बैकग्राउंड था, ये अंग्रेजों की कहानी थी, बस इतनी ही कहानी थी मेरी। एक लड़की थी, बंगाल, समझ में आया? भारत का इतिहास अलग अलग, तुम्हें 1885 तक ले आया हूं तुम। अब क्या होगा? अब भारत के अंदर जो कांग्रेस होगा, जगह जगह अपने अधिवेशन करेगी, और भारत के अंदर ना, भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की उन्हें समझाने की कोशिश करेगी कि देखो अंग्रेज बहुत खतरनाक। समझ में आया बात? या तुम जागरूक हो जाओ, तो जागरूक करने का जब प्रयास करा जाएगा तो फिर पता क्या होगा, ये जागरूक करेंगे तो कांग्रेस के अधिवेशन चलेंगे, तो कांग्रेस जगह जगह अपने अधिवेशन करेगी, देश के अंदर जाकर अधिवेशन का बैठक करेगी, बहुत सारे लोग आएंगे देश के कोने कोने, तो बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अंग्रेजों क्या क्या बात करनी और कैसे कैसे उनको बताना कि हमारा देश है ना। समझ में आया बात? या तो ठीक इस तरह अपनी बात आगे बढ़ाएंगे में। इससे क्या होगा, जब बैठकर बातचीत करेगी तो जगह जगह पर अधिवेशन करेंगे, तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद नहीं जागेगा। राष्ट्रवाद एक प्रकार की विचारधारा, जिसमें हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश के हित की बात करते हैं, अपने देश में रहने वाले लोगों की बात करते हैं, अपने देश को महान बनाते हैं। हमारा भारत महान है, मेरा भारत महान है, मैं विश्व गुरु हूं। तो अपने देश की बात जब करते हैं, या राष्ट्रवाद की भावना हो, या राष्ट्रवाद की विचार, या राष्ट्रवाद एक प्रकार की विचारधारा हो, तो इस क्या हुआ, जैसे ही कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस का हैप्पी बर्थडे 1885 में आया। समझ लो, जब कांग्रेस का हैप्पी बर्थडे 1885 ईस्वी में हुआ, तो समझ धीरे धीरे उनके हर साल उनके अधिवेशन होते थे, और सारे बहुत सारे अधिवेशन हुए, लगातार चलते हैं, जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक उनके अधिवेशन चलते रहे, जब तक देश आजाद नहीं हुआ 1947 तक। 1885 में थी कांग्रेस, 1947 में आजाद हो गया, तो बात पता ही होगा। ये भी नहीं पता 1947 को आजाद हुए। हर साल तो बुलदाना खाया बैठ बैठ कहां जाएगा, ये भी याद नहीं है। एक ही तो बात पता थी, बनारस आने वाली बुलदाना में लगा, ऐसे समझ में। और साथ साथ निकलते थे, और बाहर निकलते थे, बुलदाना का तो घर लेके जाना, फिर सबको बांटना, देखो मेरे पास बुलदाना। दूसरा तरीका हो सकता था कि बुलदाना साइड में लेकर निकले थे ना, देखो पड़ोस को कितना आया, पड़ोस को ज्यादा तो नहीं आया, फिर अपना आधार कार्ड का हो जाता। और सही बात है, सब पता रहा मुझे। आज समझ में, जब दूसरा वाला निकाला ना, मैं तो दूसरे भी ले आया, मुझे तो 2 भी नहीं, तो ज्यादा खून फूक जाता। और तीसरा पता जा रहा है, 2 बार जाकर कपड़े बदल ना, कपड़े बदल, तीसरा भी ले आया। अरे दूसरे स्कूल में ले आया, ठीक है। तो बिरान कैटेगरी के बच्चे हुआ करते थे। इतनी बात बताओ, समझ में आएंगी कोई दिक्कत? ये अंग्रेजों की कहानी समझ में आई? तो कांग्रेस ने बताओ मुझे, भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दी होगी, नहीं कर दी होगी? जब जगह जगह अपने अधिवेशन करे उन्होंने जाकर, सबसे पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, केवल 72 लोग आए थे, 72।
72 लोग आए थे, 72 प्रतिनिधि बोलते हो ना, 72 लोग आए थे जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। लेकिन धीरे धीरे 1885 में महात्मा गांधी सबसे पहली बार 1901 ईस्वी में आए थे। ओके बाबू सुनो, सन 1885 से हमारे कांग्रेस बन गई। दोबारा फिर सुन लो, कांग्रेस ना जब 1885 बन चुकी थी हमारे यहाँ, तो कांग्रेस जगह जगह जाती थी, अपने अधिवेशन करती थी। हम पढ़ रहे भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, वो अधिवेशन करने का मतलब उन्होंने बैठक करती थी 1885 में जाकर, समझ में आता अंग्रेजों के खिलाफ जाकर। ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं आती, उनका मानना था, अंग्रेजों ने पूछा तुमने पार्टी क्यों बनाई, तो उन्होंने बताया क्या बताया, उन्होंने पार्टी बनाई दिया, और वो भी एक प्रकार का अंग्रेजी था। और जब अंग्रेजी पार्टी बनाया तो अंग्रेज छेड़ नहीं सकते, समझ में बात है। उसने पूछा हम भारत के लोगों की ना आवाज सुनना चाहते हैं, इसलिए बनाई पार्टियां। तो फिर किसी ने छेड़ा नहीं, इसलिए क्यों, क्योंकि उसका एक अध्यक्ष था जो ए.ओ. ह्यूम ही था। ए.ओ. ह्यूम था ना, ए.ओ. ह्यूम। इसका मानना था कि हम भारत के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, इसलिए पार्टी बनाई ना। पार्टी तो कह नहीं सकते, संगठन था एक प्रकार का। जगह जगह जाते थे हर साल दिसंबर के महीने में और अपना अधिवेशन करते थे। लाहौर में चले गए, उसके बाद पेशावर में चले गए, यहाँ गुजरात में चले गए, यहाँ नागपुर में चले गए, जगह जगह इन्होंने अपने अधिवेशन करे, जगह जगह अपने अधिवेशन करे। और भारत के लोग अधिवेशन में बैठते थे और भारत के लोग अपनी प्रॉब्लम बताते थे, एक कागज पर लिखते थे और जाकर अंग्रेजों को माथे मारते थे। आए समझ में कि जो ये प्रॉब्लम हमारी इन्हें सोल्व करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक समझ में आती है, हमारी मांगे पूरी करो, इस तरह करके धीरे धीरे। लेकिन कांग्रेस ने ना एक नींव तो तैयार कर दी थी कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद पनप सके, क्योंकि जगह जगह निवेदन होते थे उनके देश के अंदर। 1901 में ना महात्मा गांधी इनके अधिवेशन में आए थे। अब महात्मा गांधी उस टाइम पर यंगेस्ट फॉर्म में थे, जवान लड़के थे 1901 में। लेकिन पता क्या हुआ, 1901 में उनकी कोई वैल्यू नहीं आती। पहली बार महात्मा गांधी आए थे, क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है देश को आजाद करवाने में, इस बात को भूलना नहीं जा सकता। अब पता लगा तुम जब गांधी जी के बारे में पढ़ते रहोगे तो। यहाँ जैसे अधिवेशन चल रहा, अधिवेशन ऐसे चल रहा था जैसे मेरी क्लास चल रही है, बिल्कुल यहाँ खड़ा होकर लेक्चर दे होता, समझ नहीं बात दिया। उसके बाद यहाँ गांधी जी बैठ के साइड में आकर, समझ बात दिया। अब बस भाषण शुरू होने वाले, अब देश के कोने कोने से लोग आए, समझ बात है। गांधी जी आएंगे, इसे मैंने बुलाया, गांधी जी को डी बाचा साहब ने बुलाया, जो उस टाइम अध्यक्षता कर रहे थे 1901 में, बुलाया, भाषण देने वाले थे। ए बच्चा इधर आओ, गांधी जी को कहा बच्चा, उसे क्या पता आगे जाके तुम मेरी क्रांति लेकर आना वाला, नोट पर भी इसका फोटो मिलेगा, मतलब इनका ही मिलेगा, इनका ही, फिर नहीं बात मैं समझाने के लिए ऐसे ही बात करूंगा, मैं टीचर हूँ, आया समझ गई। दूसरे नंबर पर इसे बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, नहीं जाना, सुनो जो बटन था, बटन बंद करवाया उस पर, बताओ क्या इज्जत। बाद में जाकर पता चला जिसे तुम बच्चा समझ तुम्हारा बाप निकला। फिर गांधी जी चले गए सिचुएशन देखकर, गांधी जी अपने वहीं वापस लौट गए, अफ्रीका की धरती पर गए हुए। और 1901 के बाद उनकी एंट्री हुई 1915 ईस्वी में। कब? 14 साल बाद महात्मा गांधी आए। उसके बाद ना अंग्रेज धीरे 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 डरना शुरू हो गए। महात्मा गांधी तो नहीं डरते थे, महात्मा गांधी शांतिपूर्वक तरीके से बात करते थे। महात्मा गांधी तो बहुत कुछ चीज सीखने की, आज तक उनके एक भी अधिवेशन में नंगा नहीं हुआ, समझ में आ बात या। और सारे अधिवेशन में जनता ऐसे जुड़ती चली गई, ऐसे जुड़ती चली गई। गांधी जी आगे चलते थे, पूरी अकेले चलते थे, किसी को उन्होंने कहा साथ आओ मेरे, सही होते तो आह्वान देते थे, लोग उनके साथ जुड़ जाया करते थे। आज समझ तो हम समझेंगे। लेकिन पता क्या हुआ, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी को 21-22 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, कई बार जेल गए थे। और जैसे जेल डाल दिए गए ना, तो फिर पता कौन एक्टिव हो गए 1915 के बाद, 1921 की बात बता रहा हूँ, 1921-22 में। क्यों? फिर पता क्या हुआ, जैसे जेल में डाल दिया, कांग्रेस के जो नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया, तो फिर पता कौन एक्टिव होते? क्रांतिकारी। इधर तो पहले तरफ तो जब कांग्रेस काम करना बंद कर देती ना, तो जो क्रांतिकारी थे एक्टिव हो जाते। क्रांतिकारियों का नाम बता रहा हूँ, भगत सिंह, उसका पूरा परिवार ना, उसका परिवार जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें पूरा गया था। उसने अपनी आंखों तो अपनी उस घटना को देखा था। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जिसे बोलते हैं, सुखदेव हुए, ये बहुत सारे क्रांतिकारी थे, इनकी पूरी टीम थी, एक्टिव हो जाते। कांग्रेस को जेल में डाल दिया। ये पता क्या कर रहे थे? पोस्टर लगावा थे, ये पोस्टर लगाया अगली बार इस अंग्रेज को मारेंगे, पोस्टर लगा तो इतना साहस, अंग्रेजों ने खूब खाना शुरू कर दिया था क्रांतिकारियों का। इनके पास सब चीज थी, इन्होंने पिस्तौल चलाना सब सीख रखा था, बारूद गोला बम बनाना सब सीख रखा था। जब कांग्रेस शांत बैठ जाती ना, तो क्रांतिकारी एक्टिव हो जाते, अंग्रेजों की नाक बदम कर दिया था।
अंग्रेजों तो पूछा गया ना कि तुमने भारत क्यों छोड़ दिया, ये क्रांतिकारी एक्टिव हो गए थे। हाँ, हमारा देश छोड़ने का कारण नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे। समझ में आई बात है। क्रांतिकारी भी उम्मत एक थे, क्रांतिकारी तो खूब खाते थे, इतना खूब खाते थे, उनको पता लगा ना ये एक प्रकार का अधिकारी और इन्होंने महिलाओं के साथ शोषण करा, तो यह बात HSRA को पता लग जाती, तो HSRA और नीचे उसका पोस्टर छापकर ऐसा करके चिपका देते दीवार को, जंगा जंगा, और वो जो अधिकारी डरना स्टार्ट कर देता कि बेटे तू गया आज, और हकीकत में मारे थे और जंगा बताओ थे, टाइम बताओ थे, यहां मारेंगे सर, जब हिम्मत है तो बचा लिए सर। इतना खौफ, और सही भी तो थी बात, है तुम्हारे साथ सही थी बात, गलत थी। महात्मा गांधी इसका विरोध करते थे कि ऐसा नहीं मारना चाहिए, इसी बात को लेकर लड़ाई है, समझेगा तुम। महात्मा गांधी का मानना था कि जो बात हम आराम से समझा सको, किसी को मारना, अगर किसी ने ईंट मारा ना तो तुम पत्थर ना मारो, तो आज का जमाना है ईंट मारा, तो गांधी जी का कहना था ईंट मारा ना, इस ईंट को पकड़ लो और अपना घर बनाना शुरू कर दो। सही बात भी है, तो जो नरम दिल के लोग ऐसी बात सोचेंगे, ठीक। अधिकांश लोग गांधी जी के समर्थक थे इस बात के, क्रांतिकारियों के साथ कम लोग जुड़ते थे, मरना कटना बहुत ही कम लोग थे, मरने का जज्बा सब बढ़िया होता, हो यही बात है। हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। हाँ, 31 मार्च को फांसी हुई थी इनको, 31 मार्च को फांसी हुई थी 1931 में, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च को 1931 में फांसी हुई थी। महात्मा गांधी पर आरोप लगाया कि भगत सिंह की उनकी कभी नहीं बनी थी, क्रांतिकारी बिल्कुल अलग चले थे, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, क्रांतिकारी भी देश को आजाद करवाना चाहते थे और जो गांधी जी देश को आजाद करवाना चाहते थे। गांधी जी का मतलब कांग्रेस था, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो मैंने बताई थी 1985 में बनी थी, उसके नेता भी यही थे। तो गांधी जी पर आरोप लगाया जा, महात्मा गांधी पर आरोप लगाया जा कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं बचाई। जब अंग्रेजों के साथ बैठ कर बात कर रहे थे, एक बार उन्होंने कह सकते थे कि भगत सिंह की फांसी रोक दो, लेकिन दोनों साथ साथ चलते रहते थे। महात्मा गांधी कहते थे इन्हें क्रांतिकारी भी भटके, ये देशभक्त है लेकिन भटके भी देशभक्त है, इन्हें सही राह में जोड़ने की जरूरत है। लेकिन मेरा ऐसा मानना, जो उन्होंने करा वो भी सही था और जो महात्मा गांधी कर रहे थे वो भी सही था, उनकी वजह तो कम से कम उनके अंदर खोफ तो पैदा हुआ। समझ में बात है, मेरा ऐसा मानना दोनों ही सही थे। सही बात है, गलत बात है, कम से कम उनकी वजह से खोफ तो पैदा हुआ। ये सारी कहानी बतानी मुझे तुम्हें धीरे धीरे, समझ में बात है। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन करे, बहुत सारे आंदोलन। अभी महात्मा गांधी ने जो पहला आंदोलन करा था ना, मैं वही घूमने गया था, चंपारण सत्याग्रह करा था उन्होंने सबसे पहली बार। अभी मैं घूम कर आया हूं ना, तो मैं बिहार के अंदर गया था, सबसे लास्ट वाले जिले में, तो पूर्वी पश्चिमी चंपारण बोलते हैं, चंपारण में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह करा था। तो जिस स्थान पर करा था मैं देख कर आया हूं, ऐसा तो मैं हिस्टोरिकल प्लेस घूमता हूँ देश के कोने कोने में, और वहां देखता हूँ कि कैसे हुआ था, क्योंकि मैं पहले पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद घूमने का मुझे ये लगो। समझ में आया बात है, ठीक। तो मैं हिस्टोरिकल प्लेस पर गया था, अच्छे हिस्टोरिकल प्लेस देखने की मुझे आदत है, जो उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचना जानना, क्योंकि किसी चीज को एक तो पढ़ना हो, एक उसका विजुअलाइज करना, देख लेना सब। समझ में आया बात है, ठीक। तुम तो पढ़ रहे कि महात्मा गांधी ने आंदोलन करा था, ऐसा आंदोलन, मुझे तो पता कि कहां करा था, वो शुरुआत कहां से हुई थी, मैंने जाकर देख रखा, मैंने जाकर देख रखा। तुम तो पढ़ोगे महात्मा गांधी यहाँ आए तो 1915 में सबसे पहली बार भी आया, घूमे थे, तो जहां घूमे थे मैंने सारे स्थान देख रखे हैं, कहां घूमे थे, तो फर्क नहीं पड़ता। समझ बात, एक तो हो प्रैक्टिकल लाइफ में करना, या दूसरे नंबर पर पढ़ना। समझ में आ बात है, ठीक। तो विजुअलाइज करना अलग चीज हो, ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई, ठीक। अभी पूरी कहानी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे धीरे। तो महात्मा गांधी ने बहुत आंदोलन, बहुत संघर्ष करा, महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत संघर्ष करा, क्रांतिकारी ने बहुत संघर्ष करा, लेकिन अफसोस क्रांतिकारी ना 1934-35 तक खत्म हो गए थे, बस 34-35 तक सारे क्रांतिकारी मारे गए थे, कोई नहीं बचा था। चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने स्वयं को गोली मारी थी पेड़ के नीचे, वो पेड़ भी देखा हुआ मैंने, अपने आप गोली मारी, उनका साथ पहना था अंग्रेजों की पकड़ बन जाने का, अपनी गोली तो खुद मारूंगा, अंग्रेजों की नाक बदम कर दिया था उसने। गुप्त संगठन चलाते थे, नीचे नीचे संगठन चलाते थे, और अच्छे तरीके से चुन चुन कर मारते थे अंग्रेजों। समझ में बात है, इतना खौफ खाना स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों ने। कोई भी जब क्रांतिकारी एक्टिव थे ना, जब कोई गवर्नर की नियुक्ति हो गई थी भारत में, कहते अंग्रेजों को चल भारत में तेरी ड्यूटी बारे में नहीं जाने का वहां से, क्यों, क्रांतिकारी तो डर लगना स्टार्ट हो गया था। अब हम इस चैप्टर को इस तरह आगे पढ़ना हम, समझ में आई बात यार। 1934 में क्या हुआ, फिर 35 में क्या हुआ, 36, 37, 38, 39 और 40 तक, और 45 तक देश कैसा आजाद हुआ। तो 3-4 दिन लगेंगे चैप्टर को पढ़ने में, 3 दिन, लेकिन अच्छी तरह पता लग जाएगा तुमको अपना हमारा देश आजाद किस तरह हुआ। ये बहुत बड़ी कहानी, इतनी बार बता दो, मुझे समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस दौरान बीच में अब 1885 से लेकर 1947 के बीच में राष्ट्रवाद कैसे पनपा और कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन घटनाओं को जिक्र करना हम।
कभी हम पढ़ ले 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, कभी 1930 की घटना पढ़ेंगे, कभी 1918 की घटना पढ़ लेंगे। तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी ना, वो सारी घटनाएं हम यहाँ पढ़ने वाले चैप्टर में। समझ में आई बात? या देश को आजादी दिलाने के संदर्भ में जो उनकी घटनाएं देश में घटी ना, सारी घटनाएं पढ़ने वाले हैं। समझ आई बात? और मैं क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ाऊंगा तुम्हें और समझा कर पढ़ाऊंगा, फिर तुमसे सुनूंगा भी मैं। ये मैंने कहानी सुनागा ना, तुम्हारे दिमाग में फॉर्मेट तैयार कर दिया। समझ में आया बात? या ये कहानी सुना के तुम्हारे दिमाग में फॉर्मेट तैयार कर दिया और तुम्हें समझाने की कोशिश करी नहीं। जो तुम देखते हो, जो तुम महसूस करते हो, वो नहीं है। पढ़ाई बहुत दिलचस्प चीज है। समझ में आई बात? या क्योंकि जब मैं समझाऊं ना तो दिमाग में पिक्चर बनती रह चले जाए। मैं गांधी के बारे में समझा रहा हूं तो बच्चों का मानना कि गांधी जी वहां होंगे, यहाँ ऐसे बैठे होंगे, ऐसे सोच रहे होंगे, ऐसे झोपड़ी होगी, ऐसे लड़ रहे होंगे, ऐसे बैठक हो रही होगी, ऐसे दिमाग में इमेज का तो खेल ही सारा। चले इतनी बात बता दो, समझ आई नहीं? चलो भाई, अब भारत में राष्ट्रवाद है। भारत में राष्ट्रवाद इसलिए से समझाने के लिए मैं एक घटना, एक क्वेश्चन का जिक्र करूंगा। क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं मैं। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? पहले समझाना चाहता हूं असहयोग आंदोलन है क्या, था क्या, क्यों चलाया गया। अब ध्यान से सुनना ना, असहयोग आंदोलन था क्या? महात्मा गांधी कहानी पता लग गई? ठीक है, अब मैं समझाने जा रहा हूं असहयोग आंदोलन क्या था, और सबसे सुनूंगा और नाम मत निकाल लूंगा मैं सब कुछ। मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। असहयोग आंदोलन पहले बताऊंगा था क्या, दूसरे में बताऊंगा असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया। आंदोलन देखो, एक तो वो विद्रोह, एक आंदोलन। विद्रोह बहुत छोटा हो, आंदोलन बहुत बड़ा हो। विद्रोह बहुत छोटा हो लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा हो। जो असहयोग आंदोलन था ना, महात्मा गांधी ने चलाया था वो। और महात्मा गांधी ने पता क्यों चलाया था वो? इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़े थोड़े फैक्ट के सारे लूंगा और कहानी बताऊंगा। ध्यान से समझना, पूरी जिंदगी याद रहेगी बात। या कि असहयोग आंदोलन से चलाया जाता। और जीके में बहुत सवाल पूछे यहाँ तक, जो नौकरी के पेपर हो ना, भर भर का सवाल पूछा। जो असहयोग आंदोलन था, उसका क्या कारण था, क्यों चलाया था? पहली बात तो महात्मा गांधी ने चलाया था। दूसरा, पूरे भारत में आज तक इस तरह अंग्रेजों के खिलाफ आज तक इस तरह कोई आंदोलन नहीं आता। महिलाएं, औरतें, वकील, बुद्धिजीवी वर्ग, पूरा भारत गांधी के पीछे चल गया था। एकमात्र ऐसा आंदोलन था अब तक का, असहयोग आंदोलन। इतना बड़ा आंदोलन था। समझ में यही बात? क्या आज में समझना कि इतना बड़ा आंदोलन था। ऐसा क्या हुआ, महात्मा गांधी के लोग इस आंदोलन में जुड़े चले गए। असहयोग आंदोलन के कारण क्या था, पहले समझेंगे क्यों चलेगा आंदोलन, क्या था। बात सुनना चाहते हो? ठीक, तो मैं आराम से वहां में कहानी गढ़ रहा हूं और तुम्हें पूरी बात अच्छी तरह समझनी, ध्यान लगा अच्छे तरीके से क्या कहानी थी। ठीक है, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, किताब को देखते रहो। तो असहयोग आंदोलन, पहले छोटी सी कहानी समझो, ऐसे नोट नहीं करना। नोट है तुम एक प्रकार का, तो पहले समझा दो। वर्ष ना सुन लो, वर्ष 1900, ध्यान से, वर्ष 1914 से लेकर वर्ष 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध, विश्व। अब तुम सोचते हो प्रथम विश्व युद्ध क्या हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार से बोल रहा। ये पहला विश्व युद्ध था। दूसरा चला था 1939 से लेकर 1945 तक। तो जो पहला विश्व युद्ध चला था ना, इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने इस टाइम पर भारत पर कब्जा कर रखा, क्योंकि 1914, 18, 47 नहीं आया अभी, और बढ़िया करके कब्जा कर रखा ठीक ठाक तरीके से। और इस दौरान ना 1914 के बाद बीच में 1915 नहीं आगा, और 1915 में महात्मा गांधी आ गए। नहीं गए। अब ये विश्व युद्ध चल रहा। अब तुम सोच रहे ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इसमें हो क्या रहा? इसमें ये हो रहा पूरी दुनिया बस में लड़ रही, लाखों लाखों लोग मारे जा रहे। इंग्लैंड वाले ने, जो अंग्रेज, ये भी जर्मनी उसकी जापान के साथ लड़ रहे, जापान के साथ लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रही पूरी दुनिया। कारण क्या है, कुछ नहीं बताना चाह रहे कि हम महाशक्ति, पूरी दुनिया के हम राजा, हम राजा, हम राजा। समझ में आया बात? देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, इसमें इंग्लैंड भी लड़ रहा था। इंग्लैंड का मतलब अंग्रेजी हो, इंग्लैंड लड़ रहा था। ये इंग्लैंड था ना, ये इंग्लैंड था, आपस में लड़ रहे थे। ये एक तरफ जापान था। कौन था? जापान। अब बताओ, जब लड़ाई बजरी होगी तो इंग्लैंड वालों को सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं सेना की जरूरत। तो भारत में लोगों की कमी नहीं है, मस्त डंडे फिरते रहे, घूमते फिरते रहते। तो पता क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या चाल गढ़ी, हम तुम्हारा याद कर सको। भारत के लोगों पर क्या कहा, कांग्रेस वालों को, कांग्रेस वालों को अब तुम्हारा याद कर सको। उसने कहा बताओ कैसे? उसने कहा तुम्हारा साथ दो कि हम ना जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं ना, उस हम जीत जाएंगे, जीत सकते हैं, और बस सेना की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास सैनिक कम है। हमने कहा भारत के अंदर बहुत जनसंख्या, भारत के अंदर ये कल्लू रामपाल मजा है ऐसे क्या लीवर पे दिहाड़ी करेंगे, एक काम करेंगे, तभी तनख्वाह दे दियो, तनख्वाह तभी दे दियो, क्या दिक्कत हो रही है? समझ आई? उन्होंने कहा ठीक है, जाओ सैनिक में भर्ती जाओ, ये सुविधा मिलेगी। भरे ट्रालियों में भर भर के बसी की लैंड ले लिए, समझ नहीं है? पानी की जहाज में भर कर सैनिक इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए। और सैनिक बहुत सारे भारतीय सैनिक थे।
अंग्रेजों ने बढ़िया साथ दिया, अंग्रेजों का साथ बढ़िया कर दिया हमने तुनिस, क्योंकि वो पता था जैसे विश्व युद्ध खत्म होगा ना, जब भी विश्व युद्ध खत्म होगा, जब ये जीत जाएंगे आजादी दे देंगे। सबको लग रहा था हमने ही शासन दिया। मुस्लिमों की एक पार्टी थी, उसे मुस्लिम लीग कहते हैं, 1906 में बनाई गई थी। तो किन्ने साथ दिया? भारत के अंदर जो कांग्रेस थी, कांग्रेस सबसे बड़ा संगठन था, उसने साथ दिया। अब कांग्रेस की जब बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने साथ दिया। आज समझ लो, ध्यान से सुन लेना चाहते रहिएगा, तो मजा आ रहा है? तो भारतीय ने साथ दिया। मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, इन्हें भी कह रहा था मुस्लिम, हाँ मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग की मुस्लिमों की पार्टी थी। इन्हें तो पाकिस्तान बनवाया था मुस्लिम लीग वालों ने। तो मुस्लिम लीग पार्टी थी, इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर कांग्रेस का साथ दिया। इनका मानना था कि हम तुम्हें एक अलग देश बना के देंगे, डोंट वरी, तुम्हारा साथ दो, आजादी देंगे तुम। इन्हें लग रहा था आजादी तो मिली जाएगी यार, अंग्रेजों से छुटकारा मिली जाएगा। इन्होंने बढ़कर साथ दिया। लेकिन साथ पता कितने किन्होंने दिया साथ? क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह और जैसों ने। आज समझ में, राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने विश्वास आता, वो बता क्या करे, उन्होंने उसका फायदा उठाया। युद्ध चले रहा, वो उठाते थे, कोई अंग्रेज जा रहा बग्गी लेकर, रथ लेके जा रहा, उसको बम पटका दिया, वो उसका फायदा उठा रहे थे। क्रांतिकारियों को विश्वास नहीं आता, सबने विश्वास करा, सबने विश्वास, क्रांतिकारियों ने विश्वास नहीं करा इनका। उन्होंने कहा हम नहीं देने के तरह बात, चक्कर बना बड़ा फालतू के। हम क्रांतिकारियों ने समझाया भारत के लोगों को, कांग्रेस वालों को समझाया, महात्मा गांधी को समझाया, ओ भाई भाई जी इनकी बात ना मान लो, मुस्लिम लीग को समझे, चक्कर में न पड़ो इनके, ये मधुमक्खी। अच्छा, मुस्लिम लीग को समझाया, कोई ना मानना दिया उन्होंने साथ बढ़ चढ़ कर। सैनिक भर भर के भेजे, पानी की जहाज आता था, पानी के जहाज में सैनिक भारत के लोग भरते थे। सोचो भारतीय लोग, उन्हें रोजगार मिलेगा, क्या दिक्कत होगी? और सैनिक में जाकर चढ़ गए, और चल रहा था, बेचारे भारतीय लोग मारे गए। अफसोस, पता क्या हुआ? अंग्रेज युद्ध जीत भी गए अंग्रेज युद्ध। अब तो लग रहा था, अब तो पता क्या लग रहा था? अब तो लग रहा था पक्की बात है 100%, अब तो आजादी मिलेगी ये। लेकिन 1918 में ना पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया, समाप्त। अंग्रेज जीत गए इस युद्ध में। अब तो आजादी मिलना चाहती, लेकिन अफसोस, ये पता क्या लेगा है? क्या लेगा? सुन लो, ये लेगा है रोलक एक्ट। अब एक्ट का मतलब कानून। रोलक एक्ट इसे हम काला कानून भी कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था? इन्होंने पता था रोलक एक्ट में क्या है? इन्होंने सोचा इसमें आजादी की बात लिखी होगी। भारत के लोग इतने पढ़े लिखे तो आते नहीं उस टाइम पे। एक महीने में एक बार अखबार आवा था, कभी 6 महीने में अखबार आवा था। समझ में आया बात? या उन्होंने सोचा भारत के एक गांव में एक ही पढ़ा लिखा हुआ था, वही पढ़कर सुना था, भीड़ लग जाती, उस दिन अखबार पढ़ा था। उन्होंने सोचा दिखा क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ था रोलक एक्ट 1918 में, सीधे ये 1919 में आया। हाँ, रोलक एक्ट। लोगों को लग रहा था भारत के लोगों को आजादी मिलेगी। पता क्या हुआ? रोलक एक्ट जब भी आया तो रोलक एक्ट आया, उसमें पढ़कर सुनाया गया। और ये मुझे ज्यादा तो याद नहीं है उस एक्ट में क्या लिखा होता, लेकिन इतना पता, एक मेन लाइन उसमें लिखा होता, आज के बाद अगर रोलक एक्ट का मतलब कानून हो, एक्ट का मतलब अधिनियम हो, कानून हो, रोलक एक्ट। हाँ, उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी भारत का व्यक्ति जो भी अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करता पाया गया, या पहले भी हमें लगा ना प्रदर्शन करे तो चुपचाप जेल में डाल देंगे, पहले भी करे होंगे तो। ये मेरी आजादी, ये बाबा जी का ले आजादी। लोगों का दिमाग खराब, क्योंकि अरे किसी पर शक भी होगा ना कि ये अंग्रेजों के खिलाफ हो, उसे भी जेल में डाल देंगे। इतना खतरनाक कानून। भारत के लोग तो जागरूक हो चुके थे, देश में जगह जगह प्रदर्शन हुए। रोलक एक्ट वापस लो, रोलक एक्ट वापस लो, रोलक एक्ट वापस बोलो, रोलक एक्ट वापस लो, काला कानून, काला कानून, काला कानून, रोलक एक्ट वापस लो, रोलक एक्ट वापस लो। ऐसे कानून, ऐसे लग रहा, ऐसे पहले फील हो रहा था जैसे तुम आंदोलन में गए हुए। समझ में आ बात है? इन्होंने करा था, कैसे करा था? तो लिखा है काला कानून वापस लो, इतनी बात बता। लेकिन दिक्कत पता क्या हुआ? अंग्रेजों ने कानून वापस नहीं लिया। अंग्रेजों ने कानून वापस नहीं लिया। जगह जगह देश से प्रदर्शन हुए और अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता दिखाई, और क्रूरता ये दिखाई बाद में जाकर पता क्या हुआ? रोलक एक्ट वापस लेने के संदर्भ में बहुत सारे लोग ने एक जगह इकट्ठा हुए थे, जलियांवाला बाग पड़ता अमृतसर के अंदर, वो इसी संदर्भ में इकट्ठा हुए थे।
एक सभा बनाई गई थी, देश के कोने कोने से लोग आए थे वहां, 2000 लोग थे उसके अंदर। और वहां ना ड्यूटी लगी थी जनरल ओडायर और जनरल एम डायर नाम के व्यक्ति की, दोनों भाई भाई थे। मैं सुन लो पहले, ध्यान रहा, जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी ना वहां से, और धारा 144 लगी हुई थी, और जहां धारा 144 लग जाना वहां 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी, बाद में कह रहे धारा 144 लगी हुई थी। समझ में आया बात? या तो फिर उन्होंने क्या करा, एक छोटा सा गेट, जितना बड़ा गेट है ना, 2000 लोग कम से कम अंदर है यार, इतना बड़ा गेट वो निकल रहे हैं, एक ही गेट था, बहुत बड़ा मैदान था। उसके बाद क्या करा, बाहर तो जनरल ओडायर नाम का व्यक्ति आसपास तो अपनी सेना लेकर आया और दीवारों के ऊपर कुछ अड़कर उनको गोली बरसानी स्टार्ट कर दी कि तुम इकट्ठा क्यों है रोल एक्ट के खिलाफ, रोल एक्ट के जो खिलाफ है ना, तुम इकट्ठा क्यों हुए और तुमने हम तो परमिशन क्यों नहीं ली। उसने कहा धारा 144 थोड़ा लगी हुई थी, कुछ नहीं पूछा गिना, गोले बरसानी। उसमें कौन के इतने छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, कोई अभी तो गोद में ही था, किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी का परिवार, पूरा परिवार वहीं था, बहुत उत्साह के साथ थे लोग। तो बात क्या, किसको क्या पता था, बच्चे ने माताएं इतनी खुश थी वहां कि इतनी खुश थी, सब आपस में मिलजुल रहे थे, आपस में बच्चों को ऐसा करके उछाल रही थी, इतनी खुश थी। किसी को क्या पता था उनके प्राज गोलियां चलने वाली। चारों तरफ जलियांवाला बाग को घेर लिया गया और उनके ऊपर जनरल ओडायर का नाम के व्यक्ति ने चारों तरफ तो गोलियों की बौछार करनी स्टार्ट कर दी। किसी के पेट में गोली लगी, किसी की आंख में, किसी के कान में। लगभग सरकारी आंकड़े बताते हैं केवल 300 लोग मारे गए थे, लेकिन अफसोस लगभग 1000 तक प्लस लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों में केवल 300 लोग दिखाए गए, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जरा सोचो, जहां 1000 से ज्यादा लोग एक साथ मरे गए हो, 1000 से ज्यादा लोग एक साथ मरे गए हो, वहां कैसा कैसा नजारा रहा होगा। और कैसा, एक ही गेट था वो भी बंद कर दिया गया, लोग कहां कहां को भागे होंगे। एक ही गेट था वो बंद कर दिया गया और लोग कैसे कैसे भागे होंगे, कैसे कैसे अपनी जान बचाई होगी। अफसोस जनरल ओडायर, उसके बाद जनरल ओडायर पर और जनरल एम डायर नाम के व्यक्ति पर मुकदमा भी चला गया। और मुकदमा जब चला गया ना, उन्होंने सोचा ये भारत के लोग इन्हें मार देंगे, तो यहाँ तो उन्होंने इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड भेज दिया गया उन्हें, पता लग गया जब उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। और इंग्लैंड जैसे भेज दिया गया ना, तो फिर बाद में, लेकिन बदला तो कोई ना कोई लेता ही। या 13 अप्रैल 1919 की घटना थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 की थी। पता क्या हुआ, ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को उन्हें घर भेज दिया गया, इंग्लैंड तो भेज दिया गया। उन्होंने सोचा चल लेगी नहीं बात। और पता क्या कहा गया, इस केस पर ना, इस केस को भारतीय लोग हार गए और जीत गए। जनरल ओडायर नाम का व्यक्ति जीत गया, जो गवर्नर था वो, जिन्हें गोली चलवाई थी, वो अपने देश वापस लौट गया, आलीशान बंगले में रहना स्टार्ट कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया उसने अपना। पता क्या हुआ, हमारे यहाँ उधम सिंह नगर पड़े, हमारे यहाँ एक उधम सिंह नगर पड़ा, उधम सिंह नगर जिला है हमारा, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर वीर उधम सिंह का नाम पर रखा हुआ। वीर उधम सिंह का पूरा परिवार जलियांवाला बाग हत्याकांड में था, उसका पूरा परिवार मारा गया था। वीर उधम सिंह का पूरा परिवार 13 अप्रैल 1919 को पूरा परिवार मारा गया, केवल वो बच गया था। उसने उस घटना को अपने आप तो हूबहू देखा था और उस दिन उसने ठान लिया था, मैं इस जनरल ओडायर के नाम के व्यक्ति को मारूंगा। आज भेष बदला, सुना, भेष बदला, आज उसके बंगले में पहुंचा वहीं से और नौकरी मांगी और कई साल तक वहीं काम करता रहा। और सन 1942 ईस्वी में ना उसके माथे में गोली ठोक की, जैसे उसके परिवार को मारा था। इसीलिए आज उसे वीर उधम सिंह के नाम से जानते हैं। ऐसी ऐसी कहानी हमारे समाज में प्रचलित है। इसलिए जब झांकी निकालने जाने ना, ये चमारों की झांकी निकल रही थी, इसमें एक वीर उधम सिंह ने बना रखे थे, वे वीर उधम सिंह नहीं है। ये कहानी हो, गाना भी बना हुआ, बहुत सारी कहानियां बनी। ऐसा बदला लिया अपने पूरे परिवार का 1942 ईस्वी में, 22 साल बाद जाकर, 20-22 साल बाद बदला लिया। इसे क्या बदले की भावना, इसलिए भारत के लोगों ने उसे बना दिया वीर उधम सिंह। इससे क्या हुआ, साहस। जब बदला लेना होता है ऐसे लिया जा। कितनी वीरता दिखाई उसने, वो मारा भी जा सकता था, पकड़ा भी जा सकता था, वहीं माथे में गोली ठोकी, फिर वहां की सरकार ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया वीर उधम सिंह को। ऐसे बनना, ऐसी ऐसी कहानी हमारे समाज में प्रचलित। जलियांवाला बाग हत्याकांड पता लग गया, दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जाकर पता चला क्या हुआ, बाद में जाकर पता चला कि देश के अंदर ना, देश के अंदर अब क्या हुआ, ऐसा आंदोलन चला गया। अब महात्मा गांधी भी एक्टिव थे। महात्मा गांधी सब चीजें अपने अंग को देख रहे थे। महात्मा गांधी ने तो सैनिक भर्ती कर दिए थे। महात्मा गांधी ने भी तो साथ दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी तो साथ दिया था इंग्लैंड वालों का कि हम तुम्हें सैनिक देंगे। लेकिन अफसोस ये बात समझ गए थे महात्मा गांधी, ये तुम्हारे किसी काम के है नहीं। वर्ष 1920 में ना महात्मा गांधी ने सहयोग ना देना, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करने, अब किसी भी बात को सहयोग नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं।
उसके सामने लगा दिया ए। जब किसी सामने एक तो परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं हो, ए का मतलब है जो नहीं हो। आज तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम ही आया सो तेरा नाम क्या है? ए जेनी लगा देना, जेनी नहीं है, नहीं है, गलत नहीं। ए सहयोग, मैं थारा सहयोग करता नहीं, जो करना कर लो। किसी भी मुद्दे पर सहयोग ना लेना ना, कि किसी भी बात को ना मानना, वो ऐसा है। वो ऐसा है, वो आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। इसी बात को लेकर चलाया गया, पता क्यों? क्योंकि इतना दिलासा दिया गया था, कारण ही हुई था, आजादी दी नहीं, फिर तो इस तरह का आंदोलन चलाना तय था। ऐसा क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को कहा गया था हम तुम्हें आजादी देंगे, तुम हमारा साथ दो। और दिया क्या? बाबा जी का ठुल्लू, ऐसा बना दिया उल्लू। इतनी बात बताओ, समझ नहीं आई? रोलर टेक्स्ट भी पता लग गया, जलियांवाला बाग भी आ गया बीच में। अब समझे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसलिए चला गया, अब महात्मा गांधी मान चुके थे, अब तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अरे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अरे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अरे अपने देश वापस जाओ, बोलो वापस जाओ, वापस जाओ, अरे अंग्रेजों वापस जाओ, वापस जाओ, अरे लूट मार बंद करो, अरे नहीं तो डूब मरो, अरे लूट मार बंद करो, अरे नहीं तो डूब मरो, अरे अंग्रेजों वापस जाओ, बोलो वापस जाओ, वापस जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे आंदोलन में तुम अभी क्या इस तरह आवाज कर रहा हो, तो जैसे 1920 के आंदोलन में, 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था ना, उस आंदोलन में तुम मौजूद थे। अब महात्मा गांधी को विश्वास भी नहीं आता कि ये आंदोलन ना पूरे देश में एक लहर की तरह फैल जाएगा। महात्मा गांधी का आज तक का सबसे पहला और सबसे बड़ा आंदोलन पूरे भारत के अंदर, इसलिए जो पूरे भारत में चला गया ना, उसे हम अखिल भारतीय आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन की लपेटे केवल भारत के मध्य भाग या उत्तर भारत तक सीमित करनी नहीं थी, वे दक्षिण भाग तक, पूर्वोत्तर भाग तक, उत्तर वाले भाग तक, देश के कोने कोने तक, यहाँ पाकिस्तानी पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, दूर दूर तक फैल चुकी थी। हर देश में महात्मा गांधी का साथ दिया गया था। महिलाएं, बच्चे, वकील, बुद्धिजीवी वर्ग सब महात्मा गांधी के साथ जुड़ना चाहते थे। ऐसा इसलिए था, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का एक ही बात कहना था कि मैं ना कभी भी हिंसा को सहारा नहीं दूंगा, अहिंसा का मेरे जो आंदोलन होंगे अहिंसावादी होंगे। इसलिए महात्मा गांधी को हम कहा जा कि महात्मा गांधी का एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें हिंसा हुई हो, सारे आंदोलन में अहिंसावादी हो। अहिंसा का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करा। बाद में जाकर अंग्रेजों के हाथ पैर कांप गए। एक बंदा, लोग इसके साथ क्यों जुड़ते थे? धोती कुर्ता पहन कर रखते थे, सूट बूट पहनकर वकील थे, परिवार बड़ा मजबूत था, साथ रह सकते थे, आलीशान जिंदगी काट सकते थे। आम आदमी से जुड़ना तो आम आदमी की तरह रहना पड़ता। अभी मैं हूं, तुमने मेरे फोटो किन्ने किन्ने देखा था जब मैं बाहर घूमने गया? देखा था मेरे फोटो? किसने देखा? कि सुंदर लग रहा था, नहीं लग रहा था? आप देखो, तुम कह रहे पहचाने में नहीं आ रहे, आप ही हो। मुझे इस तरह का कमेंट करा गया, क्या पहचाने में नहीं आने का ना? क्यों? क्योंकि मैं बाहर जाकर बदल गया ना। अभी तुम्हारे साथ साधारण तरीके से इस तरह रहता हूं ताकि तुम्हें महसूस ही हो मैं ही हूं। महात्मा गांधी ने भी ऐसा ही करा था, धोती कुर्ता पहनने का। आम आदमी को लोग नंगा जाऊं तो नंगे रहते थे, धोती कुर्ता पहनने क्यों? तुम्हें लगेगी भारत की हंसो 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 हंसो। इतने मानने को तो मरा है। चले दूसरे नंबर सुन लो। तो महात्मा गांधी ने उनके साथ साथ रहा करते थे और आम आदमी के पास बिल्कुल बैठते थे, बैठ कर बातचीत करते थे। और भाई जी कैसे, उनकी भाषा भी बोल देते थे, गांव वाली साधारण भाषा, इसलिए लोग उनसे जुड़ जाते, कनेक्ट हो जाते थे, साधारण भाषा बोलते थे बिल्कुल। दूसरी खास बात क्या थी, उन्हें पता था महिलाएं क्यों जुड़ गई, उन्हें पता था यहाँ मार धाड़ तोड़ने की नहीं, हिंसा तोड़ने की नहीं, अहिंसावादी आंदोलन जुड़ जाओ। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी निकल लिए, मम्मी कहाँ जा रही हो? बेटा गांधी जी का आंदोलन चल रहा है, तुम चलो।
समझ में बात क्या? गांधी जी आगे लाठी ले लेकर लोग उनके पीछे पीछे। जवान थोड़ा ही थे उस टाइम पर, तब तो पहले ईट खत्म हो लेती हुई है और सोचनी न्याय उनके साथ साथ आरोप लगाया महात्मा गांधी के बाद में जाकर कि इनका बुक में भी है, बुक में एक चीज पढ़ा ये बड़ा पढ़ाई क्या है। बताओ इतनी बात समझ में नहीं आई? कोई तुमसे पूछा ऐसा आंदोलन क्यों चलाया था? पहली बात नंबर फर्स्ट, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, दूसरे नंबर पर रोलर एक्ट ले गए। अब क्यों ना करता ऐसा आंदोलन? हम सहयोग नहीं करी, चाहो तो करना कर लो। और 20 अगस्त 1920 को ना महात्मा गांधी ने ना आंदोलन की घोषणा कर दी। अब हम तुम्हारा हर मुद्दों पर, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर के महीने में ना 1920 में पहले इन्होंने घोषणा करी थी, 20 अगस्त की घोषणा कर दी सुनने से बाद कि 20 अगस्त को घोषणा कर दी, इस बार ना हम तुम्हारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। अब जब असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी 20 अगस्त 1920 को, और 20 अगस्त 1920 को ना भी असहयोग आंदोलन शुरुआत होगी। और ये आंदोलन ना तेजी के साथ लहर की तरह फैलता चला गया पूरे देश के अंदर। जैसे किसी काटना बिच्छू काट लहर फैलती चले जा, बिच्छू लड़ गया, अरे हमारे बिच्छू लड़ गया, ऐसे समझ में आ बात है? तो इसी तरह कितनी बार बता दो, मुझे समझ में नहीं आई। ये हमारा असहयोग आंदोलन था। कोई तुमसे पूछने लगा असहयोग आंदोलन क्यों चलाया जाता, क्या कारण था उसका? नंबर फर्स्ट एक तो मत दिलासा, अरे जलियांवाला बाग की लगती पहले सुन ले, बहुत 1914 लेकर 1978 जो प्रथम विश्व चल रहा था ना, उसमें हमें दिलासा दिया था, झूठा दिलासा। कोई दिलासा देंगे, झूठा दिलासा देके कि आजादी देंगे, आजादी दी नहीं गई। ऐसा कि अंग्रेजों का हमने बढ़ चढ़ के साथ दिया था, मुस्लिम लीग भी उनके साथ, कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ, भर भर कर सैनिक भेज रहे, ट्रॉली में भर भर कर जहाज तो भर भर कर भेज दे रहे सैनिक। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि लोगों को लग रहा था आजादी मिलेगी, आने वाला जैसे वो डॉक्यूमेंट पढ़ा गया ना, वैसे ही कागज पढ़ा गया, वो रोल एक्ट पढ़ा गया, उसने तो हैरानी कर दिया। उसमें तो अगर किसी को शक हो सभी गिरफ्तार करेंगे। बताओ शक हो किसी को, जो पहले तो इन्होंने अपराध कर रखा है उसे भी गिरफ्तार करेंगे। समझ में आया बात? या ऐसे कानून को, काला कानून के खिलाफ देश जगह जगह प्रदर्शन हुए। इसके खिलाफ ना फिर महात्मा गांधी ने 20 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो तुम, मैं 3 क्वेश्चन अगर तुम पढ़ने को दो, नंबर फर्स्ट एक तो रोलर एक्ट के बारे में पढ़ने को दो, और दूसरे नंबर पर तुम जलियांवाला बाग के बारे में, और तीसरे बारे में असहयोग आंदोलन के बारे में। बात 3 क्वेश्चन दे दो तुम्हें, आज चार्ट बना के पढ़ लो। चलो अपने मॉडल में निशान लगाओ। नंबर फर्स्ट पहला क्वेश्चन 3 वाले प्रश्न में असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? दूसरा 5% रोलर एक्ट पे टिप्पणी लिखिए, रोलर एक्ट पे टिप्पणी लिखिए। एक सबसे लास्ट में क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे लास्ट में इस लेसन के सबसे लास्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 3% याद हो जाना चाहिए कल को, ये 3% याद हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत? फिर कॉपी में जाना चाहिए। तुम भी तो बताओ 3% समाप्त हो भाई, पढ़ लोगे ना? एक काम करो, रात गई बात गई, एक काम करो 3% नहीं पढ़ो, बैठ अभी पढ़ो 3% नहीं पढ़ो, बैठ क्या हो? हाँ जी, क्या हो?